हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2 या 3 बार उस चीज़ को कवर किया गया है। 2 या 3 बार सवाल पूछा गया है लैंडस्लाइड्स के ऊपर, अलग अलग फॉर्म्स में पूछा जाता है। 2016 की अगर बात करें, 2016 की अगर बात करें तो ये पूछा जाता है कि हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, डिस्कस द कॉजेज एंड सजेस्ट सूटेबल मिटिगेशन मेजर्स। तो हिमालयाज की जो ये लोकेशन है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, ये लैंडस्लाइड्स के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। अब बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमारा बहुत आसान हो जाता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना जब किसी फिनोमेना के बारे में पूछा गया। ज्योग्राफी में आपसे कई बार फिनोमेना के बारे में सवाल आते हैं, मल्टीपल टाइम्स, चाहे वो एयर मासेस की बात हो, चाहे वो ओशन करंट्स की बात हो, चाहे वो वाटर मासेस की बात कर रहा हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर डिजास्टर या पर्टिकुलर हाइपॉक्सिक जोन्स के बारे में या डेड जोन्स के बारे में भी सवाल आ चुका है, मेंटल प्लूम के बारे में सवाल आ चुका है। तो आप ये समझे कि ज्योग्राफी में एक ट्रेंड ज़रूर चलता है कि आपसे किसी न किसी टर्म या किसी न किसी फिनोमेना के बारे में सवाल पूछना होता है, और वो मोस्टली पिछले 1 या 1.5 साल में अगर न्यूज़ में रहा हो तो उसमें आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। 2016 में सवाल पूछा गया था, तो 2016 और 15 के अंदर कई सारी लैंडस्लाइड्स देखी गई थी। अब ये हर साल का रिकरिंग इवेंट है, लेकिन कुछ सालों में इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इसका इंपैक्ट बढ़ जाता है। तो आपसे सवाल पूछने की बस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स के हिसाब से डिजास्टर तैयार करोगे। तो आपको वो सारे नेचुरल डिजास्टर्स तैयार होने चाहिए या मैनमेड डिजास्टर्स तैयार होने चाहिए, और ये आपसे GS1 में ज्योग्राफी में खास तौर पे नेचुरल फिनोमेना के अंदर तो पूछा जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों नेचुरल और मैन मेड को इंक्लूड करूं तो ये आपसे GS3 के डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सवाल पूछा जा सकता है। इस तरीके से आप डिजास्टर मैनेजमेंट को ट्रैक कर सकते हो, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फाइनाइट चीजें हैं जिसको आप एक तरीके से 12 से 15 अगर डिजास्टर आपके दिमाग में रह जाते हैं, उसके कॉजेज, उसके इफेक्ट्स और उसके मिटिगेशन एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज आपके दिमाग में रह जाती है, तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको 2 या 1 से लेके 3 सवाल जो आपके पूरे GS में होंगे वो इस टॉपिक्स के अराउंड घूम रहे होंगे। तो आपका ये इस तरीके से प्रिपरेशन का मॉड्यूल होना चाहिए कि आप डिजास्टर्स को 1 बाय 1 प्रिपेयर करें, उनके कॉजेज, उनके कॉन्सिक्वेंसेज और उनकी मिटिगेशन एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज विद द हेल्प ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस। तो अब ये सवाल आता है आपसे, कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्योग्राफी का है, लेकिन इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का भी कंटेंट मिला हुआ है। तो ये डिस्कस द कॉजेज कह रहा है आपको, और दूसरा कह रहा है कि सूटेबल मिटिगेशन मेजर्स आप सजेस्ट करें। दोस्तों, डिस्कस कॉजेज आपने डिस्कस करने हैं, यानी कि इलैबोरेट तरीके से समझाना है। अगर हम किसी भी कॉज को मेंशन करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करते हुए 1 या 2 लाइनें लिखनी है। लेकिन मेजर्स की जहां तक बात है तो आप मेजर्स लिस्ट डाउन कर सकते हो। लिस्ट डाउन मतलब कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लिस्ट ऑफ मेजर्स बता सकते हो कि क्या लिए जा सकते हैं। तो इससे आपके क्वेश्चन की प्रोपोर्शनैलिटी सेट बैठ जाएगी कि वो चाहता है कि आप कॉजेज जो है हिमालयाज और लैंडस्लाइड्स के बीच का जो रिलेशन है वो मेंटेन कराएं, वो बताएं कि कैसे डेवलप हुआ है, और उसके बाद आप एंड में जाके कुछ सजेशंस दे दें अपनी तरफ से कि क्या चीजें आगे होनी चाहिए। तो आंसर को हम ज्योग्राफी, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे डेफिनेशन से आंसर को स्टार्ट करना आपके लिए एक स्टेपल डाइट होनी चाहिए। अगर आपके पास डेफिनेशन नहीं है उस फिनोमिना के रिलेटेड या उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, उस क्वेश्चन के रिलेटेड, फिर आप उसका डेटा या उसके रिगार्डिंग कोई करंट अफेयर्स को मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट वेपन इज डेफिनेशन। यहां पे हमारे पास लैंडस्लाइड की डेफिनेशन हमारे पास हैंडी होनी चाहिए। लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। अब जब ये रैपिडली होती है, फास्ट पेस पे होती है, तो इसे मास वेस्टिंग या लैंडस्लाइड बोला जाता है। अगर ये स्लो पेस पे हो रही हो तो ज्योग्राफी भी आपने पढ़ा होगा कि इसे क्रीप कहा जाता है। क्रीप मतलब कि धीरे धीरे जो है वो लैंड या अर्थ या डेब्रिस या रॉक्स नीचे नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं स्लोप के अक्रॉस। अब इंडिया का ऑलमोस्ट 13% लैंड एरिया जो है वो अफेक्ट हो जाता है लैंडस्लाइड से, लेकिन मोस्ट ऑफ दिस एरिया लाइज इन द हिमालयन बेल्ट। अब हमने बताना है क्यों। सो मेजॉरिटी ऑफ दिस एरिया इज लोकेटेड इन हिमालयस बिकॉज, पॉइंट पे आ गए, कॉजेस पे आ गए। देखिए 250 शब्द है, 250 वर्ड्स है, तो वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, है ना, क्योंकि हम 300-400 वर्ड्स के अंदर तो बहुत सारी बातें बता सकते हैं। चैलेंज ये होता है कि जो आप कहना चाहते हो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आंसर में कह दो, खास तौर पे ज्योग्राफी जैसे आंसर में जिसमें बातें बनाने का आपके पास स्कोप बिल्कुल भी नहीं है।
नेचुरल कॉजेज में सबसे पहला कॉज हिमालयाज में लैंडस्लाइड्स आने का इस वजह से है कि वहां पे जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो एक कॉन्फ्लुएंस पे है, यानी कि मीटिंग पॉइंट पे है। किन दो प्लेट्स की मीटिंग पॉइंट से हिमालयाज बने हैं हमें पता है, यूरेशियन और इंडियन प्लेट। तो जियोलॉजिकली जो भी मेजर प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वो तो हमेशा ही सीज्मिकली एक्टिव रहती हैं। जब वो सीज्मिकली एक्टिव रहती है तो ग्राउंड की शेकिंग होने की वजह से लैंडस्लाइड हो सकती है। लेकिन सिर्फ एक फैक्टर सीज्मिक एक्टिविटी या सीज्मिक एक्टिव जोन में होना लैंडस्लाइड को जन्म नहीं देता है। क्यों? क्योंकि लैंडस्लाइड का मतलब है कि रॉक पीसेस, अर्थ, ट्रीज, मटेरियल का स्लोप से नीचे की तरफ आना। तो मान लीजिए अगर कोई सीज्मिक जोन प्लेन एरिया में मौजूद है तो वहां पे लैंडस्लाइड नहीं आएगी। सो इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, नॉट ओनली अ सिंगल फैक्टर। समझ आ रही है आपको? दूसरा, टोपोग्राफी नेक्स्ट मेजर फैक्टर है कि यहां पे बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन स्लोप्स हैं, बहुत ही स्टीप स्लोप्स हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ हैं। इनफैक्ट माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो 8 किलोमीटर ऊंचा है। तो यहां पे जो है आपकी हिल्स और उनकी स्लोप सेकेंड मोस्ट मेजर कॉज प्रोवाइड करती है आपके लैंडस्लाइड होने का। तीसरा, जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइंस। अब एक तो होता है कि आपका सिंपल ये प्लेट है, मान लीजिए ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, तो इसके बाउंड्री पे लाई करता है। लेकिन जितना सिंपल ये ऐसे दिखता है ना जिगसॉ पजल की तरह, उतना होता नहीं है। एक्चुअल में जब आप इस जियोलॉजी को और ध्यान से देखोगे तो बहुत अलग अलग तरीके की यहां पे थ्रस्ट लाइंस आपको नजर आएंगी। थ्रस्ट लाइंस या फॉल्ट लाइंस वो लाइंस हैं where there is a kind of a breakage or a gap between two rock pieces, rock piece number 1, rock piece number 2। अब इन दोनों के बीच में फॉल्ट लाइंस मौजूद होती हैं। फॉल्ट लाइंस में जो थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट ये होता है जिसमें एक रॉक का पीस, मान लीजिए ये रॉक का पीस है और ये दूसरा रॉक का पीस है। तो थ्रस्ट लाइन में क्या होता है, ये एक के ऊपर दूसरा राइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो इट ट्राइज टू गेट अपलिफ्टेड। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है उस पूरे सिस्टम की वो बैलेंस करनी रहती है। जो इंटरनल एनर्जी इनसाइड दैट सिस्टम दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। तो अगर इस पूरी प्लेट बाउंड्री पे कहीं पे डाउनवर्ड्स मूवमेंट हो रही होगी तो उसको बैलेंस करने के लिए बाकी के रॉक्स जो है जो नीचे हैं वो अपवर्ड मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यही चीज यहां पे भी अप्लाई होती है। तो आपके ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, कई तरह की फॉल्ट लाइंस तीनों हिमालयन रेंजेस में आपको देखने को मिलती है। HFT यानी कि हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, या जो ये HFT है ना, दैट फ्लोज फ्रॉम हेयर, ऊपर है आपके, ठीक है। फिर मेन बाउंड्री थ्रस्ट, दीज आर द फॉल्ट लाइंस दैट आर देयर, डिफरेंट फॉल्ट लाइंस दैट आर देयर। MBT ये यहां से फ्लो कर रही है, देख सकते हैं आप डायग्राम में। फिर आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, सेंट्रल थ्रस्ट यहां से फ्लो कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर आप डायग्राम में एक्यूरेट नहीं भी दिखा पाओगे तो एटलीस्ट आप ऐसा कुछ एक डायग्राम बना के, इट इज बेटर कि आप ऐसा डायग्राम बनाओ ना कि लैंडस्लाइड का डायग्राम। लैंडस्लाइड का डायग्राम तो हो जाएगा स्पेसिफिक, आप बता रहे हो कि लैंडस्लाइड क्यों हो रही है। लेकिन अगर आप हिमालयाज का डायग्राम बना के बताओगे कि इतने थ्रस्ट जोन्स हैं, इतने एरियाज हैं जहां पे ये रॉक्स इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से स्लिप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये बता पाओगे कि क्यों अर्थ जो है वो मूव होती है वहां की। तो इट इज अ बेटर डायग्राम टू डिपिक्ट द कनेक्शन बिटवीन द हिमालयाज एंड द लैंडस्लाइड रादर देन ड्रॉइंग अ डायग्राम ऑफ द लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड की डायग्राम में आप ये ऐसा सा कुछ बना दोगे, वहां पे नीचे टो लिख दोगे, यहां पे हेडर लिख दोगे, यहां पे मूविंग अर्थ लिख दोगे, वगैरह वगैरह, बट दैट वोंट सॉल्व द पर्पस ऑफ हिमालयाज में क्यों लैंडस्लाइड आती। तो डायग्राम भी सोच समझ के आप बना लोगे। छोटी सी डायग्राम है, कुछ अगर इंडिया के उस पे बनानी है स्केल पे, तो इस तरीके से आप लाइंस बना के बता सकते हो कि ये मेन हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइंस आपके पास अवेलेबल है, उस फॉल्ट लाइंस की वजह से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डेलिकेट नेचर है। तो थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट होती है तो उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो नीचे एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। फ्लोट करने का मतलब है कि कभी भी उनमें मूवमेंट हो सकती है टुवर्ड्स ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर और ट्रांसफॉर्मिंग टू ईच अदर। अब ये मूवमेंट अगर उन एरियाज में होती है जहां पे
पहले से ही फॉल्ट लाइंस पड़ी हुई हैं तो वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा, जैसे कि हमारे लैंडस्लाइड के केस में करता है। ये तीनों फैक्टर जब मिल जाते हैं तो लैंडस्लाइड को एक बहुत बड़ा इंपैक्ट मिलता है। चौथा फैक्टर क्यों यहां पे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, क्योंकि यहां की प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा है। स्टॉर्म्स की वजह से इंटेंस रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल भी मेंशन कर देना सर, यहां पे शायद मैंने स्नोफॉल नहीं मेंशन किया है, स्नोफॉल भी मेंशन कर देना। स्नोफॉल की वजह से जो जिस लैंडस्लाइड से जब स्नोफॉल होती है बहुत तेजी से, उसे एवलांच कहते हैं, हमें पता है। तो एवलांच भी यहां पे आते हैं। स्टॉर्म्स की वजह से रेनफॉल होती है, रेनफॉल का वाटर होता है, वो पानी जो है वो सीप करता है और एक फ्रिक्शन को कम करता है आपकी सरफेस और आपके मटेरियल के बीच में, तो वो बहुत अच्छा फ्लो प्रोवाइड कर देता है, जिससे रैपिड लैंडस्लाइड हो सकती है। ड्राई माउंटेन्स में जो लैंडस्लाइड होगी दैट विल, आप देखते हो ना जब भी आप बाहर उत्तराखंड या हिमाचल जाते हो तो लैंडस्लाइड कौन से सीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? मॉनसून सीजन में, अगस्त सितंबर अक्टूबर जब बारिश हो रही होती है उस सीजन में देखो जाओगे पक्का ही पक्का लैंडस्लाइड होती है। क्यों? क्योंकि पानी की वजह से सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, मटेरियल और ज्यादा नीचे आता है। ये सभी फैक्टर जब एक साथ आते हैं ना तब हम बता सकते हैं कि हाँ लैंडस्लाइड के लिए सबसे वल्नरेबल जोन है ये एरिया। और जियोलॉजिकली वीक मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो मटेरियल जिसमें फॉल्ट आने, क्रैक्स आने आसान है, वो मटेरियल जो सॉइल के साथ ज्यादा इजीली बाउंड नहीं होता है, वैसे मटेरियल आपको हिमालयन हिल रेंजेस या स्लोप्स पे मिलते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि यहां पे आ जाती है लैंडस्लाइड। और दूसरा फैक्टर जो हमने बात करनी है कि इसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या प्ले कर रहा है दोस्तों, दैट इज द एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड फैक्टर। तो मैन मेड फैक्टर ऑलरेडी अवेलेबल नेचुरल फैक्टर्स को एक्सेंचुएट कर रहा है, यानी वो इसे इंक्रीज कर रहा है जो चांसेस लैंडस्लाइड्स के हैं और जो इंपैक्ट लैंडस्लाइड्स का पड़ सकता है उसको वो इंक्रीज कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब आप प्लांट्स यानी कि ट्रीज को कट कर देते हो तो रूट्स जो बाइंड कर रहे होते हैं सॉइल को वो सारे रिलीज हो जाते हैं, सॉइल लूज हो जाती है और ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस हैं। पानी, वाटर जिसको रूट सीप कर लेती थी वो भी आप हटा दे रहे हो, तो इरोजन हो जाती है सॉइल की और ग्राउंड वाटर जो है वो सीप कर जाता है अंदर, जिसकी वजह से और भी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज जब कैरी आउट करी जाती है विदाउट प्रॉपर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, तब यही देखने को मिलता है, माइनिंग, क्वेरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो असम के अंदर, जो असम के ईस्टर्न हिमालयस में लैंडस्लाइड्स आती है ना, उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है, क्योंकि वहां पे माइनिंग हो रही है, लीगल माइनिंग भी, इलीगल माइनिंग भी होती है वहां पे, क्योंकि असम की कुछ कोल फील्ड्स भी हैं, तो वहां पे इलीगल माइनिंग चलती है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि जो जमीन है वो कोलैप्स हो जाती है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमंस एंड यू विल से अनप्लान्ड सेटलमेंट। अनप्लान्ड सेटलमेंट की वजह से लैंडस्लाइड नहीं होती है सच। लैंडस्लाइड मतलब इसका वन ऑफ द कारण है अनप्लान्ड सेटलमेंट, क्योंकि अनप्लान्ड सेटलमेंट करने के लिए आप डिफॉरेस्टेशन करते हो ना, तो डिफॉरेस्टेशन एक इनडायरेक्ट तरीका है लैंडस्लाइड होने का, बट इंपैक्ट इसका बहुत ज्यादा पड़ता है। इंपैक्ट इस वजह से पड़ता है क्योंकि आप जोन्स, जो हजार्ड जोन्स है वहां पे घर बना देते हो, कंस्ट्रक्शन कर देते हो, ओवरलोडिंग हो जाती है स्टीप स्लोप्स की। नैनीताल में ऐसा देखा गया है कि जो ईस्टर्न स्लोप्स है हिल्स की, वहां पे बहुत ज्यादा जो है सेटलमेंट हो चुकी है, अनप्लान्ड सेटलमेंट हो गई है। सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को टेस्ट किए बिना वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो हिल एरियाज में, वो कोड के हिसाब से की जाए, लेकिन अब नहीं कर रहे हो तो वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन की वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि जो वाइब्रेशंस होती हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से, एक्सकवेशन की वजह से, बिकॉज जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो आप एक्सकवेशन भी कर रहे होंगे, एक्सकवेशन अगर प्लान्ड तरीके से ना हो स्लोपी रीजन्स के अंदर तो वो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स को खराब कर देती है। तो ये चीजें आप ह्यूमन मेड फैक्टर्स में लिख लोगे। अंत में आप आ जाओगे, आपसे क्या पूछा गया था, मिटिगेशन के स्टेप्स। मिटिगेशन के स्टेप्स यही है कि कैसे कम किया जाए इंपैक्ट को लैंडस्लाइड्स के। लैंडस्लाइड्स तो होनी है, लैंडस्लाइड्स को रोका जा सकता है या लैंडस्लाइड्स के इफेक्ट से लड़ा जा सकता है। तो जब हम लैंडस्लाइड्स को रोकने या मिनिमाइज करने की बात करते हैं उसे कहते हैं मिटिगेशन, और जब हम लैंडस्लाइड्स हो रही हैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी अडेप्टेशन करते हैं उसे कहते हैं अडेप्टेशन। सो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। उसके लिए 2019 में नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी रिलीज हुई थी, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे। सबसे पहला पॉइंट, कभी भी डिजास्टर्स में लिखना हो तो सबसे पहला आप अंधेरे में फायर नहीं करोगे, आपने हैजार्ड के जोनेशन करनी है, हैजार्ड की मैपिंग करनी है। जहां जहां स्लोप फेलियर्स पहले हुए हैं, जहां जहां स्लोप के फेलियर्स होने के चांसेस ज्यादा है, जहां जहां पे
जो आपका क्या कहते हैं डिप है, इंक्लिनेशन है, वो ज़्यादा है अर्थ का जियोलॉजिकली, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आप रिस्क मैपिंग करोगे। उसके बाद फिर देखोगे कि कहाँ कहाँ पॉपुलेशन सेटलमेंट ज़्यादा है, सो अल्टीमेटली वहाँ रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, आप रिटेनिंग वॉल्स बिल्ड कर सकते हो ऑन द स्लोप्स, मतलब स्लोप्स के आसपास जो नीचे है उसमें रिटेनिंग वॉल बिल्ड करके एक हाइट पे, ताकि जो पत्थर या अर्थ आ रहा है वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाए। ज़्यादा नहीं प्रोटेक्ट होता है बट थोड़ा सा प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। माइक्रोजोनेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है कि डिस्ट्रिक्ट को एक एज ए यूनिट ले लो और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी माइक्रोजोन्स बन सकते हैं। हाई वल्नरेबिलिटी, लो वल्नरेबिलिटी, वेरी लो वल्नरेबिलिटी, ऐसे वाले जोन्स बनाने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करना होगा, क्योंकि ये जो लैंडस्लाइड्स है ये बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज तरीके से अलग अलग हिल्स के ऊपर आती हैं, तो जिसमें थोड़े से विलेजेस या थोड़े से गांव ही इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे आपको जोनेशन की जरूरत है। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है, वेजिटेशन कवर इंक्रीज करने की जरूरत है, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक रेजिलिएंट स्ट्रक्चरल कोड्स को म्युनिसिपल लॉज के अंदर इंक्लूड करने की जरूरत है। तो आप ऐसे 7-8 सजेशन दे दोगे, लिस्ट आउट कर दोगे, क्योंकि आपके वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने डिस्कस करने थे ना कॉजेज, तो आपने डिस्कस कर दिए कॉजेज, वहां 200 तक आप पहुंच गए हो। तो लास्ट 50 वर्ड्स में आपको बताना है कि क्या आपको इंपैक्ट लेना चाहिए, क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए, और फाइनल उसमें आपने बताना है कि अगर इनको इंटीग्रेट कर दिया गया आपके हिमालयन स्टेट्स के प्लान्स के अंदर, हिमालयन स्टेट्स के लिए जो डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं, विलेजेस के जो डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं, उनको इंटीग्रेट कर दिया गया, तो किसी भी टाइप की ट्रेजेडी को कम से कम आप आगे फ्यूचर में होने से काफी हद तक रोक सकते हो और लैंडस्लाइड्स के रिस्क को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। तो सेंदाई डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये भी आप लिख सकते हो, सेंदाई फ्रेमवर्क के अंदर आप रिस्क रिडक्शन की तरफ काम कर रहे होंगे। तो ये चीज अगर आप लिख दोगे इस आंसर के अंदर और डायग्राम बना दोगे फॉल्ट लाइंस की, लैंडस्लाइड की नहीं, तो बहुत ही बढ़िया और सुंदर आपका आंसर बन जाएगा और आपको काफी अबव एवरेज या डिसेंट मार्क्स इसमें आराम से मिल जाने चाहिए। ऐसे ही और आंसर्स की डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको इवैल्यूएशन के साथ साथ डेली जो है आंसर राइटिंग करनी है और डिस्कशन के साथ साथ आंसर राइटिंग करनी है, तो आप हमारे 48 डेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे दोस्तों यू कैन कॉल अस so that we can get you in touch with the team and get you enrolled in the course। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं if you want। बाकी YouTube पे हमारा इनिशिएटिव तो सर चल ही रहा है, वो तो कहीं नहीं रुकने वाला है। तो आगे अगले लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, जब हमारा एक और आंसर डिस्कस होगा।